हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस के अंदर हमने एटॉमिक मॉडल्स का डिस्कशन किया। आज हम एटॉमिक मॉडल्स में न्यूक्लियर कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर कंपोजिशन का मतलब है कि हमारे एटम में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर कंपोजिशन, इस कंपोजिशन में हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और हमें उनके बारे में क्या डील करना है। आपने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े। आपने इलेक्ट्रॉन पढ़े कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इनके ऊपर क्या चार्ज है। फिर आपने प्रोटॉन के बारे में भी देखा, डिस्कवरी किसने की, क्या चार्ज है, क्या मास है। फिर आपने न्यूट्रॉन के बारे में देखा। ठीक है, इनकी प्रेजेंस किसी एटम में कहाँ है। एटम का मॉडल हमें कहता है कि एटम स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल मॉडल में ये तीनों कहाँ स्टैंड करते हैं। प्रेजेंटेशन हो गई, लेकिन किसी एटम में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं। तो न्यूक्लियर कंपोजिशन के अंदर सबसे पहला जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा 1913 में, ठीक है, 1913 में साइंटिस्ट थे मॉसले। पहले भी हमने ये नाम लिया है जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, खैर आपकी क्लास में तो वैसे डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हमने इसके दिए हुए टेबल को किया है या करेंगे, आप तो करेंगे आगे नेक्स्ट ईयर में। तो मॉसले ने 1913 में एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम था एटॉमिक नंबर। लेकिन ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट कह रहा है कि आपके एटम के अंदर, जिसको आप न्यूक्लियर चार्ज कहते हो, देखो आपने इसको एटम कहा है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से समझते हुए हम चलेंगे। अगर आपने इसको एटम कहा है तो एटम के सेंटर में आपने ये कंसिडर किया है कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यही बातें डिस्कस हुई है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इसी का हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही बोला था ना हमने, इसको न्यूक्लियस बोला था। तो बेटा न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर चार्ज। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा हमारे जो साइंटिस्ट मॉसले थे, इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक्चुअल में कितने प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट हैं, सिर्फ उसकी बात है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हमने क्या कहा है, एटॉमिक नंबर। या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज कितना है वही क्या है, एटॉमिक नंबर। तो आप कह सकते हो एटॉमिक नंबर इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। Atomic number of an element is the number of protons present in the nucleus of that एलिमेंट। ठीक है, तो ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है, और बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात बोली जा सकती है ना, जेड इज इक्वल टू पी, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर है। आप इसको पहली बात या पहली इक्वेशन मान लीजिएगा कि Z जो है एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर है, P के बराबर है। P क्यों है, समझ में आ गया ना, क्योंकि चार्ज जो सेंटर में है, मॉसले ने उसी को कहा है कि वो एटॉमिक नंबर है। और सेंटर में किसका चार्ज होता है, प्रोटॉन, यानी कि प्लस चार्ज होता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो हमने इस Z को जो एटॉमिक नंबर है किसके बराबर रख लिया, प्रोटॉन के। बट इन अ न्यूट्रल एटम, किसी न्यूट्रल एटम में, इन अ न्यूट्रल एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
are always equal to the number of protons. लेकिन अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगी तो इसका मतलब पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है। लेकिन कोई भी एटम जब तक अकेला है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, उसको हम आइसोलेटेड एटम बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर एक एटम न्यूट्रल एटम है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तभी तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ये बात तो आपको पता है, जितने नेगेटिव होंगे अगर उतने ही पॉजिटिव हों तो उनका जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट ईच अदर, खत्म कर देते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर बराबर हैं तो इसका मतलब वहां पर वैल्यू क्या रहेगी चार्ज की, जीरो रहेगी। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ना। अगर इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरीज ने बताया है ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो इन डिस्कवरीज से क्या समझ में आया कि जो एटम है वो न्यूट्रल है। तो एक और बात हमें यहाँ पर लिखने को मिल गई कि प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये था, प्रोटॉन का सिंबल ये था, ये बात हमें यहाँ से मिल गई। इसको हमने सेकंड इक्वेशन के तौर पर रख लिया। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या समझ में आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या समझ में आया, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि Z, हु इज Z इज एटॉमिक नंबर, इज इक्वल टू प्रोटॉन और इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, है ना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है वो हमें कौन कौन दे पाएगा, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बता देंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा, या जितने प्रोटॉन होंगे वो भी हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर और टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन और टू फाइंड आउट द प्रोटॉन। इफ एनीवन इज गिवन वी प्रेडिक्ट आउट द नेक्स्ट वन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आपको जरा ध्यान से समझना है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, तब तक आगे करते हैं। चलिए इसी कंसेप्ट को अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया गया है 11। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको क्या क्या प्रेडिक्ट आउट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्ट आउट करने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर कितना दे दिया है, 11। तो आप क्या रिलेशन यूज करेंगे भैया, आप क्या रिलेशन लगाएंगे, आप इस्तेमाल करेंगे जेड कौन है, जेड एटॉमिक नंबर है। जेड किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है, और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं या नहीं होते, होते हैं ना। अगर Z की वैल्यू 11 है तो प्रोटॉन की वैल्यू भी कितनी हो गई, 11 हो गई, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी कितनी होगी, 11 होगी। लेकिन जरा ध्यान देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किस केस में बराबर होते हैं, जब वो एक न्यूट्रल एटम होता है, ओनली इन न्यूट्रल एटम। ये बात याद रखना, आयंस में नहीं होता न्यूट्रल एटम। और मैं ये पहले आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से या इलेक्ट्रॉन का गेन करने से आयन में बदलता है,
जब तक वो आयन में नहीं बदलता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की कुछ बातें हैं जो स्पेशल हैं, जो एटॉमिक नंबर की ही होनी चाहिए, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। पहली बात, किसी एलिमेंट के हर एटम, ठीक है ना, फॉर एन एलिमेंट ईच एंड एवरी एटम हैव अब क्या पता भैया एक एलिमेंट के कितने एटम हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ईच एंड एवरी एटम हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा सिमिलर रहेगा अगर वो एक ही एलिमेंट के हैं तो सिमिलर एटॉमिक नंबर। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे घर के सोडियम में तो 11 एटॉमिक नंबर दिखा रहा है और पड़ोस वाले घर में सोडियम 12 दिखा रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोडियम है तो सोडियम के हर एक एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11। ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू Z only in case of न्यूट्रल एटम। ऐसा सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में होगा, नॉट इन आयन। न्यूट्रल एटम, नॉट इन आयंस। आयन के केस में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। थर्ड है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। मैं इसको कभी फ्रैक्शंस में नहीं देखूंगी, होल नंबर है, कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 1 है 1 रहेगा, 11 है 11 रहेगा, 12 है 12 रहेगा, 13 है 13 रहेगा। आप इसको 12.5, 11.5, 13.5 नहीं कर सकते। ठीक है। एटॉमिक नंबर शुड नॉट बी चेंज। एटॉमिक नंबर should not be changed during chemical reactions। जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा। शुड नॉट भी लिख सकते हैं आप, नेवर भी चेंज लिख सकते हो। आप शुड नॉट की जगह नेवर भी चेंज लिखिए, क्योंकि कभी नहीं हो सकता ये चेंज। नेवर बी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा लीजिए, उसका जो एटॉमिक नंबर शुरुआत में है थ्रू आउट द रिएक्शन वही रहने वाला है। इट मीन्स अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अगर वो आयन है तो आयन के केस का हम डिस्कशन करेंगे, तब वहां पर आपको बताएंगे। तब तक आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलिए बेटा, आफ्टर एटॉमिक नंबर सेकेंड न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड न्यूक्लियर कंपोजिशन है क्या? ठीक है, दैट इज मास नंबर। ये सेकेंड कंपोजिशन है, मास नंबर इसको कहते हैं, मास नंबर। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में एक और वर्ड पढ़ा था, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना। एटॉमिक मास और मास नंबर में कुछ डिफरेंस है, लेकिन क्या है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। पहले मास नंबर क्या है ये पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि एटॉमिक मास से ये अलग कैसे। ठीक है, तो मास नंबर क्या है? It is the sum of proton and neutron present in the nucleus। हम ऐसा बोल सकते हैं, it is the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom, in the nucleus of
एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनके सम को हम मास नंबर कहते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है, जैसे एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट होता है ना, वैसे ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सो मास नंबर जिसको हमने ए लिखा है यानी कि ए से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बराबर। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर थे? एटॉमिक नंबर के। तो इसकी डेफिनेशन में एटॉमिक नंबर भी आ सकता है ना, एटॉमिक नंबर प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी तरीके से हमें मिले ये मास नंबर। देखो, मास नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें प्रोटॉन के नंबर पता होना चाहिए या फिर न्यूट्रॉन के। अगर हमें प्रोटॉन नहीं पता है तो हमें एटॉमिक नंबर पता होगा। अभी हमने पीछे किया कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो इसकी jगह ये या इसकी जगह पर ये भी पुट किया जा सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। हमारे पास सोडियम एटम, हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू 12। सोडियम एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? वो है 11, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मास नंबर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास नंबर। नाउ फटाफट रिलेशन लगाएंगे। Z है या A है? A है ना। A इज इक्वल टू Z प्लस में न्यूट्रॉन। अभी लिखा देखो, A इज इक्वल टू Z प्लस में न्यूट्रॉन। तो हमें जो चीजें गिवन है उनको हम रख लेते हैं और जो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है हम उनको कैलकुलेट करते हैं। A हमें कैलकुलेट करना है, Z हमारा 11 है और न्यूट्रॉन हमारे 12 है। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 23। तो 23 इज द। तो बेटा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना। कैसे बता रहे? मास नंबर हमेशा एक होल नंबर रहता है। मास नंबर जो है वो हमेशा एक होल नंबर टर्म में ही आएगा, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो एक्चुअल में रिलेटिव मास है, वो कंप्लीटली नहीं आता, वो आइसोटॉप्स का रिलेटिव मास होता है, तो वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। जैसे क्लोरीन का 35.5 म्यू या फिर ग्राम होता है, तो ये एटॉमिक मास है, मास नंबर नहीं है, एटॉमिक मास है, क्योंकि ये एक रिलेटिव मास है, एक एवरेज मास है, ठीक है, एवरेज निकाला गया है। तो एटॉमिक मास और मास नंबर में इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर मास नंबर रखकर ही आपको वैल्यूज निकालनी है, एटॉमिक मास रखकर आप वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एटॉमिक मास रखोगे तो यहां पर आपको पॉइंट्स में आंसर मिलेगा, और पॉइंट्स में कभी भी ना तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ना प्रोटॉन होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ना ही एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होते। सो बी केयरफुल, जब भी आप कैलकुलेशन करें मास नंबर को लें, मास नंबर एक होल नंबर होता है। आई होप यहां तक को आपको जितनी भी आपकी न्यूक्लियर कंपोजिशन है, आपकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही क्लियर हो गए। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में अनसॉल्व्ड भी हैं, सॉल्व्ड भी हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है। चलिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर को किसी भी एलिमेंट के सिंबल के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल सेंटर में लिखा गया है, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे, तो मास नंबर हमेशा आपको उसके हेड के पास मिलेगा, यानी इसके सिर के पास, और एटॉमिक नंबर आपको हमेशा उसके पैर के पास, यानी कि नीचे की तरफ मिलेगा। ये चीज़ें आप अगर ध्यान रख लेंगे तो आपको किसी भी सिंबल को पहचानने में, उसके एटॉमिक मास को पहचानने में, उसके मास नंबर को पहचानने में कभी परेशानी नहीं होगी। सपोज दिस एक्स इज एन सिंबल, ये किसी भी एलिमेंट का सिंबल है,
और A जो है वो आपको ऊपर मिलेगा और जो Z है वो आपको हमेशा नीचे मिलेगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। X सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकता है, Z एटॉमिक नंबर को और A मास नंबर को। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, मैंने कार्बन एलिमेंट लिया, कार्बन, ठीक है। कार्बन हैज कितने एटॉमिक नंबर होता है? 6 एटॉमिक नंबर, ठीक है। अभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 6 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर 12, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान से देख लिया, कार्बन की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, तो सिंबल की जगह पर क्या आ गया? C, क्योंकि कार्बन का सिंबल C है। अच्छा, इसका मास नंबर कितना है? 12 और एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी हमारे एलिमेंट कार्बन की, ठीक है। तो आप पीरियोडिक टेबल जब भी देखोगे, जहां भी देखोगे, इस तरीके से ही पहचानोगे कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो है मास नंबर और जो नीचे लिखा हुआ है वो है एटॉमिक नंबर, और जो ये सिंबल ABCD जो भी उस रूप में उसके नाम के साथ है वो आपको उसके बारे में बताएगा कि मैं ये एलिमेंट हूँ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां तक हमें आ गया समझ में। जब भी हम कोई एलिमेंट देखेंगे, सपोज मैंने आपको ऐसे दे दिया, मैंने आपको पेपर में दे दिया मैग्नीशियम, यहां पर दे दिया मैंने 24, यहां मैंने दे दिया 12, तो आई होप आपको पहचानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है। अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम नाम का सिंबल कहां से आ गया? सिंबल आ गया ना नाम से, मैग्नीशियम का Mg। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर कितना हो गया मैग्नीशियम का? एटॉमिक नंबर कहाँ है? देखो एटॉमिक नंबर कहाँ है? नीचे। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 12। अच्छा, मैग्नीशियम का मास नंबर कहाँ है? मास नंबर कितना हो गया? 24, ठीक है। अब इसमें से हमें जो कुछ भी कैलकुलेट करना है, प्रिडिक्ट आउट करना है, वो भी हम सीखते हैं। अगर मान लीजिए आप यहां पर देखेंगे कैलकुलेट या टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in an atom, किसी एटम में हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन निकालने हैं तो हम क्या करें? हमें क्या चीजें याद करनी चाहिए? सबसे पहले हमें एक ही चीज याद करनी है, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, A इज इक्वल टू P प्लस में N। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको प्रोटॉन नहीं पता है, न्यूट्रॉन पता है, तो आपको पता हो सकता है A इज इक्वल टू E प्लस में N, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी मिल सकते हैं। अगर सपोज इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो आपको पता होंगे A इज इक्वल टू Z प्लस में N। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो इन सब की मदद से आप इनको रीअरेंज करके कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज आपको Z मिल गया है, आपको P नहीं मिला। Z मिल गया है तो P के बराबर है, बिल्कुल। अगर P मिला है, Z के नहीं पता तो E के बराबर है, ये चीजें ठीक है। अगर हमें A मालूम है, P नहीं मालूम और N मालूम है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। हम इसको रीअरेंज कैसे कर लेंगे? हमें P कैलकुलेट करना है, तो P क्या हो जाएगा? A माइनस N हो गया ना। P कैलकुलेट करने के लिए हमने किस में से माइनस कर दिया? मास नंबर में से। तो इस तरीके से हमें अगर एक यूनिटी, एक क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो बाकी हमें गिवन है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा, किसी एटम की, न्यूट्रल एटम की कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी आइसोलेटेड एटम, यानी कि जब वो आयन में बदल जाता है तब कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वो और देख लेते हैं। तब तक इसको लिख लीजिए। चलिए बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, कुछ भी कैलकुलेट करना है हमें, हम करना सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे किसी न्यूट्रल एटम में, इन न्यूट्रल एटम में हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एटम, कोई न्यूट्रल एटम है, सपोज एग्जाम्पल ले लिया हमने मैग्नीशियम का, ले लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है।
सिंबल आपको समझ में आ रहा है, आपने सिंबल्स याद किए हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने सिंबल ले लिया, आपके पास इस मैग्नीशियम के लिए ए की वैल्यू है 24, ठीक है, इस मैग्नीशियम के लिए जेड की वैल्यू है 12। आपको ये दो चीजें दे रखी हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए सबसे पहले आपको निकालने हैं, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। अच्छा, ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल चुके हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 12, ठीक है। फिर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कितने हो गए 12, क्योंकि बेटा Z की वैल्यू 12 है तो P भी 12 है और E भी 12 है। अच्छा, अब नाउ आप दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, A इज इक्वल टू P प्लस में N, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है, आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं, आपको ये पता है, तो आप क्या निकालोगे, N इज इक्वल टू A माइनस P, ऐसे निकालोगे ना, N की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, N की वैल्यू निकलेगी जब हमारे पास A कितना है 24 माइनस P कितना है 12, तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई, N की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो N की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12। ये तो केस है अगर कोई एटम न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल का मतलब होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नजर आपको नहीं आ रहा, ठीक है। आई होप बिल्कुल आराम से समझ गए आप। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मैग्नीशियम एटॉमिक मास नंबर 24, एटॉमिक नंबर 12, ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। अब मैं इसी का आयन बनाती हूं, इन एन आयन। आयन कौन कौन से हो सकते हैं, आयन बेटा दो हो सकते हैं, या तो कोई कैटायन होगा या कोई एनायन होगा। ध्यान रखना, कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। चेंज कहां आता है, किसमें चेंज आएगा, ये देखना है। अब इसी केस को हम कैटायन में लेकर जा रहे हैं। हमने लिया बेटा Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करने हैं, कुछ भी नहीं बदला है, मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन अब 2 पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। अब आपको फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। आपको ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी है और आपको ये कि ये चीज वहां पर दी गई है, कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ एक चार्ज यहां पर अपीयर हो गया। चलिए कैसे करते हैं, देखिए भाई Z से हम P निकाल सकते हैं ना। तो देखो Z इज इक्वल टू P, है ना, ये तो रिलेशन बिल्कुल सिंपल है। तो Z कितना है 12 है, तो P यानी कि प्रोटॉन कितने हो गए 12, प्रोटॉन कितने हो गए 12। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आप ये समझो कि ये 2 पॉजिटिव आया क्यों, यही तो समझना है कि ये 2 पॉजिटिव आया क्यों। जब कोई एटम आयन में बदलता है तो चेंजेस कहां आने चाहिए, चेंज आते हैं या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। बेटा अगर ये 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तभी तो वो 2 पॉजिटिव बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, 2 का। और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो क्या सेंटर में से प्रोटॉन भी बाहर भागे, नहीं भागे ना, और तो उसी का तो चार्ज बाहर दिखता है। अगर सेंटर में प्रोटॉन ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो कौन सी चीज ज्यादा दिखाई देगी। मान लीजिए आपके पास 5 प्लस के निशान है, 5 माइनस के निशान है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 0 दिखाई देगा। सपोज आपके पास 5 प्लस के हैं लेकिन 3 माइनस के हैं, तो क्या ज्यादा है, कौन सा नंबर ज्यादा है, प्लस या माइनस, प्लस ना, तो जो नंबर ज्यादा होगा वही तो दिखाई देगा यहाँ पर। अब इस वक्त यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन का चार्ज दिख रहा है। अगर सपोज हम इलेक्ट्रॉन का गेन करने लगे तो कौन ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दिखता है, ठीक है। तो अब जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, देखो Z P के बराबर है तो P डेन। अब बेटा A की वैल्यू होती है P प्लस N, अब बेटा A 24 है तो N की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 12। ये 2 कैलकुलेट करके देख लिए ना हमने, इनमें तो कोई चेंज नहीं। एक्चुअल चेंज कहां आ रहा है,
इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 12, जब वो आइसोलेटेड था यानी कि न्यूट्रल था, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन का उसने लॉस कर दिया तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। जब भी आप किसी आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल एटम जैसे होंगे। जो चेंज आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में ही लॉस होंगे, इलेक्ट्रॉन ही गेन होंगे। जब लॉस होते हैं तो उतने नंबर आप माइनस कर दीजिए जितने आपको चार्ज पे दिख रहे हैं, और अगर गेन होते हैं तो उतने ही आप प्लस कर दीजिए। अभी इसको लिख लीजिए, मैं गेन वाला और करवाती हूं। चलो बेटा, अब एक एनायन का और देखते हैं, ठीक है। इन एनायन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ढूंढने हैं। एनायन एग्जाम्पल हमने लिया बेटा नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन एटम, आइसोलेटेड एटम का लूंगी और एनायन का, यहां पर न्यूट्रल एटम का ले रही हूं। नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल है, कंपेयर करेंगे ना हम इसको, न्यूट्रल एटम ले लिया हमने इसको। अच्छा, न्यूट्रल एटम में नाइट्रोजन हमारे पास है। अच्छा, इसके अंदर जो बेटा वैल्यूज है मैं वो लिखूंगी। मास नंबर यानी कि इसका जो मास नंबर है वो मैंने लिखा बेटा 14, इसका जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो लिखा मैंने 7, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या क्या कैलकुलेट करूं इसके लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अब तो आपको समझ में आ गया, सॉरी जेड है यहाँ पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, जेड के, तो कितने हो गए 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपको समझ में आ गए अब तक, तो कितने होंगे 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप फिर से वही अप्लाई कर सकते हो, A इज इक्वल टू पी प्लस में n। P हमें पता है, A हमें पता है, n हमें कैलकुलेट करना है। तो A माइनस पी यानी कि 14 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए बेटा 7, न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 7। ये तो किसी न्यूट्रल एटम की कहानी है। न्यूट्रल एटम में रिलेशंस आपको पता है, Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू n, ये न्यूट्रल एटम की कहानी है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई, नाइट्रोजन 14 और 7, ठीक है। लेकिन बात आती है जब ये एनायन बनता है, इन एनायन, जब ये एनायन बन जाता है। मैंने एनायन बनाया इसको -3 नेगेटिव के साथ, मैंने इसको एनायन बनाया 3 नेगेटिव के साथ। आपको ध्यान देना है किसके साथ। अब बेटा ना तो इसका मास नंबर बदला ना इसका एटॉमिक नंबर बदला। इसके अंदर मास नंबर यानी कि A अब भी 14 है और Z अब भी 7 है। मुझे क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा जब कोई नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तब वो 3 नेगेटिव में दिखाई देता है। क्या करता है, गेन। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या दिखाया था, लॉस। अब हम क्या दिखा रहे हैं, गेन। गेन का मतलब जुड़ गए, इसके साथ ऐड हो गए। तो जब अब इसके अंदर चेंजेस किसके आ रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के। इन दो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अब भी 7 है, ये अब भी 7 है, ये 7 है, लेकिन कितने और जुड़ गए, 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो बेटा जब आपको आयन, एनायन, कैटायन में बोला जाए, किसी तरीके से रिप्रेजेंट करके बोला जाए कि इसके इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कीजिए, प्रोटॉन फाइंड आउट कीजिए, न्यूट्रॉन फाइंड आउट कीजिए, तो चेंज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन में नजर आना चाहिए, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। कैसे नजर आएगा, अगर वो गेन कर रहे हैं तो गेन जो है वो हमेशा इस साइड लिखे जाते हैं, अगर वो लॉस कर रहे हैं तो वो हमेशा इस साइड लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास नंबर, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना सीख गए हैं और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी कुछ एक क्वेश्चन आपको दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए।